हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल अपने निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ का कोई पे नहीं है, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना है, सारी चीज़ें एकदम से फ्री है। ठीक है, तो हमारी यूनिट 5 चल रही है और देखिए बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैडम जो अपने टीचर एजुकेशन का जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलती हूँ और सभी लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मैंने वो वीडियो बनाया था वो मुझसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ मुझे अब कोई कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ और कह भी रही हूँ कि वो मेरी मिस्टेक की वजह से हो गया। आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था क्वेश्चंस का, जो कि पौने 3 घंटे का वीडियो बना हुआ है, समथिंग या पूरे 3 घंटे का वीडियो है। क्योंकि अब देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना बड़ा वीडियो दोबारा से रिकॉर्डेड करूँ। ठीक है, लेकिन अब हो गया है तो आप कैसे भी करके उसको मैनेज करिए, लेकिन आगे से उस चीज़ को गलती नहीं होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं दिख रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 का पार्ट ए चल रहा है। यूनिट 5 के पार्ट ए में हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले से। यदि किसी ने नहीं देखी हुई है तो वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जिसमें हम पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति पढ़ चुके हैं एवं पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या क्या होता है ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अपने पुराने सभी वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि पाठ्यचर्या क्या होती है। ठीक है, जो हमारे स्कूल के जो सभी अनुभव होते हैं, जो एक आपका सिलेबस होता है, जिसको पूरा करने के लिए आप जो साल भर पढ़ाई करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो अनुभव होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो लाइब्रेरी होती है, जो पुस्तकालय होते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं और अपने शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपना शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं उन सभी को करिकुलम या पाठ्यचर्या कहते हैं। ठीक है, और यदि किसी को भी डाउट है तो आप पुराना वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। ठीक है, जो हम पाठ्यक्रम नियोजन करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसकी नींव क्या होती है, आधारशिला क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पढ़ना है, पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। ठीक है, ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसीलिए आपका हेडिंग्स डाल देती हूँ कि जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। ठीक है, कि क्या आधारशिला होती है पाठ्यक्रम नियोजन की। तो इसमें आपके सिलेबस में सीधा सीधा कहा है दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार एवं मनोवैज्ञानिक आधार। 3 आधारों पे बात करनी है हमको यहाँ पे। तो सबसे पहले है आपका दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार, दूसरा दिया हुआ है सामाजिक आधार, सामाजिक आधार, और तीसरा दिया हुआ है आपका मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, जो दार्शनिक आधार के अंतर्गत आपको पढ़ना है राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय, ये मैं भी आपका सिलेबस डिफाइन कर रही हूँ, जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, दार्शनिक आधार के अंतर्गत आपको पढ़ना है राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय। सामाजिक आधार के अंतर्गत आपको पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आपको पढ़ना है अध्येता की आवश्यकताएं
तो लर्नर की, ठीक है, अध्येता की आवश्यकताएं ठीक है, आवश्यकताएं तथा अभिरुचियां, अभिरुचियां, उसकी नीड क्या है एवं उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हमने यहाँ पे बता दिया है कि पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला है। हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं उसकी आधारशिला, उसकी नींव क्या होती है। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ों को पढ़ना है। पहला दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार के अंतर्गत हमारा आता है नेशनल एवं डेमोक्रेसी, राष्ट्रीय एवं लोकतंत्र। यहाँ पे अब हमारा आता है कि सामाजिक आधार के अंतर्गत आता है सोशल, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, सोशल एंड कल्चरल। ठीक है, इसके बाद मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आता है अध्येता की आवश्यकताएं तथा अभिरुचियां, जो लर्नर है उसकी नीड क्या है एवं उसका इंटरेस्ट क्या है। तो इसके अंतर्गत हमको यही सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए, इसमें टॉपिक में कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ों को केवल समझना है। आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, इसके बाद आपके पास जो बुक हो एक बार उसमें पढ़ लीजिए। टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आप इसके ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले दार्शनिक आधार की। ठीक है, तो पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। पाठ्यक्रम नियोजन क्यों किया जाता है? यदि मतलब कि जब हम पाठ्यक्रम को नियोजन करते हैं या पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, जो हमको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। जो ये उद्देश्य होते हैं अपने अपने समाज के अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर समाज के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, जहाँ पे उनकी मान्यताएं होती हैं, समाज की मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, विचार एवं मांग के आधार पर होते हैं। ठीक है, समाज की जो मान लीजिए धारणाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं। ठीक है, परंपराएं होती हैं, इनके आधार पर इनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए ये पाठ्यक्रम का नियोजन करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते हैं ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो पाठ्यक्रम के द्वारा ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। आगे हम इस चीज़ की व्याख्या करेंगे कि हर समाज के ये जो समाज के होते हैं ये हर समाज के अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, अपने समाज की मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, विचार होते हैं। ठीक है, मूल्य होती हैं, परंपराएं होती हैं। ये हमने आपको लिख दिया कि इन्हीं के आधार पर हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। किसी भी पाठ्यचर्या का निर्माण हर समाज अपनी अपनी, और पाठ्यचर्या जो होती है ये वर्तमान स्थिति को देखकर की जाती है। ठीक है, वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट में हमारी क्या परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारी क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार हम अपनी पाठ्यचर्या में परिवर्तन करते हैं और नई चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, जो हमारी समस्याएं हैं जिनको हम अपनी पाठ्यचर्या में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि हम उद्देश्य, पहले हमारे उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हम पाठ्यचर्या में उन्हीं चीज़ों को जोड़ते हैं जो प्रेजेंट में स्थिति है। ठीक है, पाठ्यचर्या के माध्यम से हम उन चीज़ों को जोड़कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसका दार्शनिक आधार पढ़ना है। तो हमको अपनी शिक्षा में, ठीक है, ये दार्शनिक आधार पर जो आपने दार्शनिक चीज़ें पढ़ी हैं, दार्शनिक आधार पर जो आपने फिलॉसफी पढ़ी, जो आपने आपको यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ाया है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, तो ये क्या दार्शनिक विचारधारा ही तो है। तो दार्शनिक विचारधारा के अनुसार यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा के अनुसार आपकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है ये अलग अलग होती है। ये दार्शनिक विचारधारा के अनुसार ही डिसाइड होता है कि हमको शिक्षा में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये कहते हैं यहाँ पे कि क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर हर समाज अपनी दार्शनिक
मान्यता के आधार पर देता है। ठीक है, कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इस प्रश्न का उत्तर समाज अपनी दार्शनिक मान्यता के आधार पर ही देता है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यचर्या पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपनी जो हमारी दार्शनिक विचारधारा होगी उसी के आधार पर हम पाठ्यचर्या में चीज़ों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम दार्शनिक विचारधारा को पढ़ रहे हैं, इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं दार्शनिक विचारधारा को। ठीक है, तो दार्शनिक विचारधारा में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है राष्ट्रीय एवं लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्रीय, तो राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार जो होगा कि राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार हमारे पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यही पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला जो नींव होती है, ठीक है, क्या होती है, पाठ्यचर्या को बनाने की। मान लीजिए आदर्शवादी, ठीक है, प्रयोजनवादी, अभी आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। यहाँ पे आदर्शवाद, ठीक है, आदर्शवाद, इसके बाद आपका आ जाएगा प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इसके बाद आपका अस्तित्ववाद। इसके अनुसार हम ये पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका आदर्शवादी विचारधारा आपको पढ़नी है, तो इसके अनुसार आपका सिलेबस या पाठ्यचर्या क्या होगी, आप बच्चे को क्या बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपका उद्देश्य होगा कि बच्चे को आत्मानुभूति की प्राप्ति हो। ठीक है, आत्मानुभूति की प्राप्ति हो। आदर्शवाद के अनुसार आपका जो उद्देश्य है, बच्चों को क्या, वस्तु जगत की अपेक्षा विचार जगत को महत्वपूर्ण देते हैं, महत्व देते हैं। तो ये बच्चे को आत्मानुभूति मानती है, किसके माध्यम से, अपने मूल्यों के माध्यम से। ठीक है, अपने विचारों के माध्यम से बच्चे को आत्मानुभूति करानी। तो इनकी जो पाठ्यचर्या होगी वो क्या होगी, ये कैसे विषयों को शामिल करेंगे अपनी आदर्शवादी पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पे केवल यही रखना है कि पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला क्या है। यदि आदर्शवादी प्रक्रिया है, यदि आदर्शवादी आपकी आधारशिला है, तो आपका जो पाठ्यचर्या होगा वो अलग होगा। यदि प्रकृतिवादी विचारधारा है, और प्रकृतिवादी विचारधारा में ये कहते हैं कि प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति के माध्यम से ही बालक सीखता है। तो क्या होता है, ये वस्तु जगत को, विचार जगत को किसको मानते हैं, दोनों को नहीं मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। जो सृष्टि है वो प्रकृति के माध्यम से बालक सीखता है। तो इनकी जो आधारशिला होगी, बच्चे को क्या बनाना है कि बच्चा सत्य का ज्ञान, वास्तविक प्रकृति के माध्यम से जो बालक को सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, प्रकृति के द्वारा बालक को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो, प्रकृति के द्वारा ही बालक सीखे, और यदि वो कुछ गलती करेगा तो प्रकृति ही उसको दंडित भी करेगी। तो इसकी आधारशिला प्रकृतिवाद है। तो जो भी विषय रखेगी, जो भी यहाँ पे हमारे पाठ्यक्रम में जो चीज़ें होंगी, जो सिलेबस में जो हम अपने बच्चों को बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, प्रकृतिवादी के अनुसार। तो इनकी आधारशिला क्या हुई, प्रकृतिवादी। तो ये आपकी पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। तो ये हर समाज की अपनी अलग अलग होती है, और हर समाज के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो उद्देश्य होते हैं हमारे शैक्षिक, वो भी अलग अलग होते हैं। और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम को नियोजन करते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला का क्या मतलब है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय दार्शनिक विचारधारा के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय दार्शनिक आधार के अनुसार, कि जो दार्शनिक विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार क्या होगा कि राष्ट्रीय जो दार्शनिक विचारधारा है वो क्या कहती है, ये कहती है कि ज्ञान हमारे आत्मा में निहित है। ठीक है, उसको केवल हमको जागृत करना होता है। वो किसके, शिक्षा के माध्यम से। ये कहती है कि जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा में निहित है, ठीक है, हमारे अंदर है, उसको हमको जागृत करना है। कैसे, शिक्षा के माध्यम से। तो ये कहते हैं धर्म को ही सबसे बड़ा मुख्य मानते हैं। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा जो वो होता है कि धर्म के आधार पर हमको चलना है। ठीक है, धर्म के आधार पर हमको, ठीक है, धर्म के आधार पर चलना है। तो जो धर्म का लक्ष्य है वही शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक है, जो धर्म का लक्ष्य है वही शिक्षा का लक्ष्य है। ये कहते हैं कि जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा में निहित है। ठीक है, ज्ञान कहाँ है, ज्ञान हमारी आत्मा में निहित है। और शिक्षा का काम क्या है, इसको जागृत करना, इसको प्रकाश युक्त करना, इसको जगाना। ठीक है, इसको जगाना, एवं इसके माध्यम से जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है, विवेक युक्त प्राणी बनता है। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से जो मनुष्य होता है विवेक युक्त प्राणी बनता है। ठीक है, उसमें विवेक आता है, सोचने समझने की क्षमता आती है, काम करने की क्षमता आती है। और ये जो मुख्य रूप से जो धर्म होता है, ठीक है, मुख्य रूप से जो धर्म है, जो धर्म का लक्ष्य है वही शिक्षा का लक्ष्य है। क्योंकि व्यक्ति को धर्म पर चलने की
शिक्षा देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान हमारी आत्मा में नहीं तो आत्मा में नहीं तो आत्मा में धर्म, ठीक है, धर्म के अनुसार हम जो काम करेंगे वही सही है, ठीक है। तो जो धर्म का उद्देश्य है, जो धर्म का लक्ष्य है, वही हमारा शिक्षा का लक्ष्य है। यदि धर्म का लक्ष्य है कि हमको किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करना है, तो हम शिक्षा में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ऐसे विषयों को सिखाएंगे, ऐसी क्रियाओं को सिखाएंगे कि व्यक्ति किसी के साथ गलत नहीं करे, क्योंकि यही हमारा शिक्षा का लक्ष्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन इसमें इतने टफ तरीके से लिख देते हैं कि हमको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और जो लोग कह रहे हैं कि मैम क्या हम आपका वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है। लेकिन हम आपको कई बार कह चुके हैं कि केवल इतना सा पढ़ के हम सब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, सारी चीज़ें डीपली पढ़ा रही हूँ, ऊपर से नहीं पढ़ा रही हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं सारी डीपली पढ़ा रही हूँ। लेकिन एक बार आपका फर्ज बनता है कि उन चीज़ों को आप किताब से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, तो नॉलेज आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है। जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान होगा आपका स्थिर हो जाएगा, आपको और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपने यहाँ चीज़ों को समझ लिया तो आपको किताब से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पहले आप किताब से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो धर्म होता है, धर्म का जो हमारा धर्म का उद्देश्य है वही शिक्षा का लक्ष्य है, ठीक है। तो भारतीय यहाँ पे पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है, जो हमारे पाठ्यचर्या में क्या चीज़ें, पाठ्यक्रम में किन सब्जेक्ट को मानेंगे, यहाँ पे ये चीज़ हमको पढ़नी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए हैं कि आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार कौन कौन से विषय पढ़ाएगा, ठीक है, कौन कौन से विषय हमारी पाठ्यचर्या में शामिल होंगे, और प्रकृतिवाद के अनुसार हमारी पाठ्यचर्या में कौन कौन से विषय शामिल होंगे। तो आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय दार्शनिक विचारधारा है, इसके अनुसार यदि धर्म हमारा लक्ष्य है और धर्म यदि हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो शिक्षा का भी धर्म ही लक्ष्य है। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र धर्म की राह पर चले, ठीक है, धर्म से रिलेटेड रहे। तो यहाँ जो दार्शनिक पाठ्यक्रम में यह शामिल करेंगे, जिन शब्दों को, जो विषयों को शामिल करेंगे, तो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ये आप याद रखना, ठीक है, अध्यात्म शास्त्र, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता पूछे कि राष्ट्रीय दार्शनिक विचारधारा के अनुसार आपकी पाठ्यचर्या में कौन कौन से विषय शामिल होंगे, ठीक है। तो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, जो व्यक्ति धार्मिक होगा, जो समाज अपने सभी व्यक्तियों को धार्मिक बनाना चाहेगा कि धर्म की राह पर चले, तो उसकी जो पाठ्यचर्या होगी वो अपने बच्चों को, अपने व्यक्तियों को, अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगा, उनके विषयों में क्या शामिल करेगा। जो धार्मिक क्रियाएं होंगी, ठीक है, वो जो धार्मिक समारोह होंगे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उन चीज़ों को एवं जो धर्म से रिलेटेड जो भी विषय होंगे उनको शामिल करेगा। जैसे धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक है, प्राचीन भाषाएं हो गई आपकी, ठीक है, प्राचीन भाषाएं होगी, गणित हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, ठीक है, तर्कशास्त्र हो गया, गणित हो गया, ठीक है। तो इन विषयों को अपने उसमें शामिल करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में क्या, जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्रवादी देश है, ठीक है। तो लोकतंत्रवादी देश में हम सभी को देखेंगे, सभी व्यक्तियों को देखेंगे जो हमारे, क्योंकि लोकतंत्रवादी देश के अनुसार हमारे समाज में शिक्षा से रिलेटेड कई आयोग बनाए गए हैं, कई समितियां बनाई गई हैं, कई पॉलिसी बनाई गई हैं जो हमारे शिक्षा से रिलेटेड हैं। जैसे मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, ठीक है, राममूर्ति नहीं, जो आपकी सर्व शिक्षा अभियान या मिड डे मील चलाए गए, ये सब इसी लोकतंत्रीय विचारधारा के अनुसार ही चलाए गए। इन रिपोर्टों को देखेंगे, इनके अनुसार जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। तो ये क्या, क्योंकि जो राष्ट्रीय मूल्य हमारे सेकेंड यूनिट में हमने पढ़े हुए हैं, सेकेंड यूनिट जो राष्ट्रीय मूल्य होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि एक भारत के व्यक्ति को कौन कौन से राष्ट्रीय मूल्य जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय मूल्य होते हैं जो हमारे एक भारत के व्यक्ति को अधिकार होता है, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यों की बात करेंगे। राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर हम इनको शिक्षा देंगे, राष्ट्रीय मूल्यों को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे और इन्हीं के आधार पर हम अपने छात्रों को शिक्षा देंगे, पाठ्यचर्या में इन्हीं को शामिल करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो राष्ट्रीय मूल्य होंगे वही होंगे। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है जो हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा है, यहाँ पे हमको पढ़ना है। फिर से अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे। का आदर्शवाद, ठीक है, आदर्शवाद। आदर्शवाद के अंतर्गत क्या आएगा कि आदर्शवाद जो है हमारा वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्वपूर्ण देता है, जो मतलब वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। जो व्यक्ति की जो अंतिम उद्देश्य होता है वो आत्मानुभूति होती है, ठीक है, आत्मानुभूति होती है, तो ये व्यक्तित्व को अधिक महत्व देता है। वस्तु जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसको जो उसके जो मूल्य होते हैं उनके आधार पर जो बच्चे को क्या करना होता है, आत्मानुभूति करनी है। तो ये भौतिक जगत को नहीं मानता है, ये आध्यात्मिक जगत को मानता है। भौतिक जगत को ये झूठ मानता है, जो ये जगत है ये नश्वर है, ठीक है, जो आध्यात्मिक जगत है वो सत्य है। तो इसीलिए ये आत्मानुभूति इसका अंतिम उद्देश्य होता है। अध्यात्म जो आदर्शवाद के अनुसार इनका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, आत्मानुभूति। तो आत्मानुभूति जब इनका अंतिम उद्देश्य है तो जो उद्देश्य हमारा, ठीक है, जब इनका अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति होगा तो जो हमारा उद्देश्य होता है उसी के हिसाब से हम पाठ्यचर्या बनाते हैं। क्योंकि जो हम पाठ्यचर्या बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा शैक्षिक लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हम किसके माध्यम से करते हैं, पाठ्यचर्या के माध्यम से। तो हम उन्हीं चीज़ों को पाठ्यचर्या में इंक्लूड करेंगे, उन्हीं चीज़ों को जोड़ेंगे जिनके द्वारा हमारा जो अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है इसको हम प्राप्त कर सकें। तो आदर्शवादी जो पाठ्यचर्या होगी उनमें कौन कौन से विषय जोड़े जाएंगे इसकी बात हमको करना है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तित्व उन्नयन को मानता है और ये अपने विचारों एवं शाश्वत मूल्यों के आधार पर, ठीक है, जो विचार एवं शाश्वत मूल्य होते हैं, ठीक है, विचार और शाश्वत मूल्य, शाश्वत मूल्यों के माध्यम से आत्मानुभूति की प्राप्ति करना चाहता है। अब इसमें जो विषय होंगे हमारे, जो सब्जेक्ट होंगे, यदि हम पाठ्यचर्या बनाएंगे तो किस तरीके से, क्योंकि यदि आध्यात्मिक अनुभूति आत्मानुभूति तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं करेगा। भाई जो आदर्शवादी विचारधारा के बच्चे भी होंगे वो भी खाना खाएंगे पिएंगे जीवन में रहेंगे, लेकिन अंतिम उद्देश्य जो होगा उनका आत्मानुभूति। तो अंतिम उद्देश्य के लिए हम जो विषयों को इसमें शामिल करेंगे वो कौन कौन से होंगे, तो इसमें हम जो शामिल करेंगे इसमें हम कह सकते हैं जैसे धर्मशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, ठीक है, गणित हो गया, ठीक है, धर्मशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, गणित हो गया, और ये भाषा हो गया, साहित्य हो गया, समाजशास्त्र। इन चीज़ों को आप याद रखना क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला तथा संगीत आदि विषयों को ये इसमें इंक्लूड करेगा, ठीक है, आदि विषयों को अपनी पाठ्यचर्या में जोड़ेगा। लेकिन मुख्य रूप से कुछ विषयों को और भी जोड़ेगा, जैसे शारीरिक शिक्षा हुआ, शारीरिक शिक्षा हुआ, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, ठीक है, विज्ञान हुआ, गणित हुआ। जो ये विषय होंगे ये द्वितीयक होंगे, द्वितीयक या गौण, ठीक है, गौण बोलते हैं इनको। जो ये विषय मुख्य रूप से जो शिक्षा देगा आदर्शवादी जो विचारधारा के अनुसार, जो दार्शनिक आधार, जो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार जो हमारा करिकुलम होगा, जो हमारी पाठ्यचर्या होगी, जो हमारा सिलेबस होगा, इसमें हम कौन कौन से विषयों को जोड़ेंगे, धर्मशास्त्र को, नीति शास्त्र को, गणित को, भाषा को, साहित्य को, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला, संगीत। लेकिन गौण विषयों के रूप में शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गणित आदि को भी जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारी क्रियाएं कौन सी होंगी, इसमें जो हमारे अनुभव होंगे वो क्या होंगे, विचार एवं शाश्वत मूल्य, ठीक है, विचार एवं शाश्वत मूल्यों के अनुसार जो हम क्रियाएं करेंगे, ठीक है, आत्मानुभूति के लिए, तो ये हमारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत जोड़े जाएंगे। तो हमको यहाँ पे यही पढ़ना है, ठीक है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार जो हमारा अंतिम उद्देश्य होगा आत्मानुभूति होगा, और अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पाठ्यचर्या किस तरीके की बनाएंगे और किस तरीके के विषय उसमें
शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि जब आदर्शवादी प्रक्रिया के अनुसार ये होगा तो प्रकृतिवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद प्लस पाठ्यक्रम तो कैसा होगा। प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार हमारा जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो कैसा, ठीक है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या होगा कि प्रकृति में ये ईश्वर को कोई स्थान नहीं देते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते, ये कहते हैं कि जो प्रकृति ही सब कुछ है। ठीक है, प्रकृति ही सब कुछ है, और जो हमारा भौतिक जगत होता है और जो हमारा प्राकृतिक जगत होता है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार, भौतिक जगत में मनुष्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने जीवन में संघर्ष करता है और चीज़ों को करता है, सीखता है। कैसे? प्राकृतिक नियमों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सीख लेगा। ठीक है, जो भी सीख, यदि वो प्रकृति में कुछ गलत कर रहा है तो प्रकृति उसको दंडित करेगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शिक्षक का कोई रोल नहीं बताया। ये कहते हैं कि शिक्षक छात्र को नहीं सिखा सकता, क्योंकि जो प्रकृति उसकी उत्तम शिक्षिका मानी जाती है। ये कहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से ही बालक सीखता है। यदि प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ करेगा तो उसको उसका जो दंड होगा स्वयं प्रकृति ही देगी, कोई टीचर्स नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र प्रकृति को ही सब कुछ मानता है, भौतिक जगत में प्राकृतिक नियमों के अनुसार वो सब कुछ सीखता है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से ये पाठ्यक्रम में जो देंगे स्थान, जो पाठ्यक्रम होगा, जो प्रकृतिवादी जो विचारधारा का जो पाठ्यक्रम होगा, इसमें ये जो बालक की प्रकृति के अनुसार उसकी रुचियों, ठीक है, योग्यताओं एवं उसकी क्षमताओं के आधार पर जो विषयों को शामिल करेंगे, ये करेंगे उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी योग्यताओं के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार। जो पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को मानेंगे, ठीक है, मानवीय विषयों को भी स्थान दिया है। जैसे यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक विषय, क्योंकि प्रकृति के साथ साथ ये विज्ञान को भी मानते हैं। ठीक है, प्रकृति के साथ साथ ये वैज्ञानिक विषयों को भी मानते हैं, जिनको हम सत्य या असत्य साबित कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति के अनुसार उनको देख सकते हैं कि वास्तविक जगत में क्या सत्य है, वैज्ञानिक नियमों के अनुसार। तो यहाँ पे ये वैज्ञानिक विषयों को भी पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान देंगे। ठीक है, और जो मानवीय विषय हैं उनको भी प्रकृतिवादी के अनुसार, जैसे मुख्य विषय खेल कूद जो विषय होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति से ही सीखने की बात करते हैं, तो खेल कूद, ठीक है, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, खेल कूद हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य विज्ञान हो गया, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ठीक, वनस्पति विज्ञान, जितनी भी चीज़ें आपकी प्रकृति से रिलेटेड होंगी यहाँ पे उन सभी को पाठ्यचर्या में इंक्लूड कर देंगे ये। ठीक है, सभी चीज़ों को पाठ्यचर्या में जोड़ देंगे। ठीक है, गणित को भी यहाँ पे महत्वपूर्ण देंगे। ठीक है, जो वैज्ञानिक विषय हैं उनको भी मानेंगे, गणित को भी मानेंगे, भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत आदि विषयों को भी कम महत्व देने की वकालत की है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि शरीर जो मनुष्य है उसको जीवन जीने के लिए, ठीक है, जब अपना जीवन जीने के लिए उसके लिए और भी विषय जरूरी है, भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत आदि विषयों को भी सीखना चाहिए, लेकिन कम महत्व दिया इन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से जो हमको शिक्षा होनी चाहिए प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, और अंतिम उद्देश्य हमारा जो है वो प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त करना है। जो यदि मनुष्य गलती करता है तो उसका दंड उसको प्रकृति ही देगी। तो इसके अनुसार इनका जो अंतिम उद्देश्य है, तो इसके जो पाठ्यचर्या में जो शामिल होंगे आपके ये विषय शामिल होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवादी विचारधारा क्या कहेगी? ठीक है, प्रयोजनवाद प्लस पाठ्यक्रम। जो प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम कैसा होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे यही बात करनी है कि पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला, यदि आधार इसका प्रयोजनवाद है तो पाठ्यक्रम कैसा होगा, यदि आधार प्रकृतिवाद है तो इसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, उसकी आधारशिला क्या होगी। क्योंकि दर्शन ही हमको ये चीज़ बताता है कि हमको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। और यदि जो दार्शनिक विचारधारा प्रकृतिवादी है तो यही बताएगी हमको कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि हर विचारधारा का, हर समाज का ये उद्देश्य अपना अलग अलग होता है। ये चीज़ हम आपको कई बार बता चुके हैं।
ठीक है, प्रयोजनवाद प्लस पाठ्यक्रम। ठीक है, तो प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार जो हमारा उद्देश्य होता है, ये कहते हैं कि ना तो ईश्वर होता है, ना मतलब कोई विचार होता है, ये मुख्य रूप से व्यक्ति को इम्पोर्टेंट मानते हैं, मनुष्य को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और कोई मूल्य नहीं होते हैं, कोई विचारधारा जो भी होती हैं। ठीक है, जो हमारी वास्तविक जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या मनुष्य के अनुसार होता है, मनुष्य को सर्वसंपन्न बनाना। तो ये जो बात करते हैं कि जो मनुष्य होता है ये कोई भी आध्यात्मिक तत्व को नहीं मानते हैं। ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो भी होता है मानव होता है, सब कुछ ये मानव को ही मानते हैं। ठीक है, तो कोई भी ये कहते हैं कि शिक्षा के कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होते हैं, बल्कि जो उद्देश्य होते हैं वो व्यक्तियों के होते हैं, और समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार उनके उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है कि आज हमारा उद्देश्य यूजीसी नेट का पेपर एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो भविष्य में यही रहेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर हमारा ये उद्देश्य खत्म हो जाएगा, हमारा उद्देश्य बदल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयोजनवादी जो विचारधारा यही कहती है कि हमारा कोई शिक्षा का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जो उद्देश्य होते हैं वो व्यक्तियों के होते हैं, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, यदि जो शिक्षा का कार्य ऐसे गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना है जो भविष्य में नवीन मूल्यों की रचना कर सके। ठीक है, मतलब कि जो शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य में गतिशीलता का, मनुष्य जो है मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाना। ठीक है, मनुष्य को खुद इस तरीके से बनाना कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, नए मूल्यों नए विचारों का निर्माण कर सके, जो उसकी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो, जो सही हो वो काम वही कर सके। ठीक है, तो कोई भी उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं होते हैं, शिक्षा के कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं होते, जो उसके लिए सही हो, जब जैसी स्थिति में जो चीज़ सही हो उसको उसी रूप में करना, ये प्रयोजनवादी विचारधारा कहती है। ठीक है, जो आपका एक क्वेश्चंस भी आया था, भूखे भजन न हो ही गोपाला। ठीक है, तो हमको जिस चीज़ की जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ सत्य है, वही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि भूखे भजन न हुए गोपाला, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ये सेम टू सेम वर्ड कहीं लिखा नहीं मिलेगा। तो प्रयोजनवादी कहते हैं कि हमको जिस टाइम पे जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, उसी ज्ञान को, उसी वस्तु को हमको तुरंत देना चाहिए, वही ज्ञान हमारे लिए सत्य है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये कहते हैं कि हमें पाठ्यक्रम में क्या जोड़ना चाहिए, तो प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या उपयोगिता, रुचि, अनुभव तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उपयोगिता कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वही सत्य है। ठीक है, उपयोगिता, रुचि, अनुभव तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है उसका ज्ञान हमारे लिए सही है, और जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो हमारे लिए बेकार है, वो उसका ज्ञान हमारे लिए असत्य है। ठीक है, मान लीजिए अभी ये जो बोर्ड है इसका यदि हम उपयोग कर रहे हैं और ये हमारे लिए उपयोगी है तो ये हमारे लिए सत्य है, ये इसको ज्ञान होना चाहिए। यदि मान लीजिए हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए असत्य है। ठीक है, तो ये कहते हैं। तो इनमें ये विषयों के बारे में बात करते हैं कि विषय मुख्य रूप से स्वास्थ्य विज्ञान, ये चीज़ आप लिख लेना, जो भी आप नोट्स बनाएं उसमें आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, कृषि शिक्षा आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सिलेबस में जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम। तो यथार्थवादी, क्योंकि ये हम आपको कह चुके हैं कि ये हर विचारधारा के अनुसार सिलेबस अलग अलग होगा, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य होगा, अंतिम उद्देश्य होगा, वही हमारा सिलेबस होगा और वही हमारा शिक्षा का उद्देश्य होगा। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हमने आपको बताया कि व्यवहारिक होता है, हमारी व्यवहारिक जीवन में उस चीज़ की अहमियत होनी चाहिए, जो हमें शिक्षा दी जा रही है वो हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद
यथार्थवाद, ये सारी चीजें हम शिक्षा के दार्शनिक आधार के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा पहला पॉइंट चल रहा है, दार्शनिक आधार के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं कि यथार्थवाद प्लस पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला आपका यथार्थवादी पाठ्यक्रम। तो यथार्थवादी पाठ्यक्रम कहता है कि जो छात्र को शिक्षा देनी चाहिए वो इंद्रियों के माध्यम से देनी चाहिए। वास्तविक जगत क्या है, वास्तविक जगत को सत्य मानता है और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, जो विज्ञान के आधार पर हम जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वही ज्ञान सत्य होता है। और अंतिम उद्देश्य इनका जो होता है, जो मनुष्य को सुखी जीवन बनाना। ठीक है, मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सारी चीज़ों को एकत्रित करना, मतलब कि मनुष्य का सुखी जीवन। ठीक है, मनुष्य को सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी है तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो जो इसका अंतिम उद्देश्य होता है, मनुष्य को सुखी एवं वास्तविक, ठीक है, वास्तविक जीवन। ठीक है, वास्तविक जीवन प्राप्त करने के लिए जो मुख्य रूप से ये मानते हैं ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के माध्यम से, जो चीज़ें हम करके सीखते हैं, अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, उसका ज्ञान जरूरी है। मान लीजिए जो चीज़ हमको सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि यथार्थवाद कहता है जो चीज़ सामने है वही सत्य है, लेकिन ये कहता है कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, तो वो चीज़ सही है, भले वो चीज़ सामने ना हो, लेकिन यथार्थवाद कहता है कि जो वस्तु सामने है वो सत्य है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी होता है, हम इंद्रियों के माध्यम से हाथ पैरों द्वारा, अपनी आँखों के द्वारा जो चीज़ हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, मतलब इंद्रियों के प्रशिक्षण ज्ञान को ये महत्व मानते हैं। तो इनका जो अंतिम उद्देश्य होता है ये मनुष्य को सुखी बनाना एवं वास्तविक जीवन की तैयारी हेतु ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना। ठीक है, तो ये बालक को प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण से परिचित कराकर उसे व्यावसायिक कुशलता प्रदान करते हैं। ठीक है, जो सामाजिक वातावरण है एवं जो प्रकृति है उसके माध्यम से व्यवसाय कुशलता। ठीक है, तो ये उपयोगिता एवं आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है कि जो हमारे लिए उपयोगी है एवं जो हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, ये वो नहीं कहते हैं कि जो सत्य है, जो हमारे लिए उपयोगी है एवं आवश्यक है। ठीक है, उपयोगिता एवं आवश्यकता, आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित ज्ञान को मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो अंतिम उद्देश्य है मनुष्य को सुखी बनाना एवं वास्तविक जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा देना। तो यहाँ पे जो हमारा पाठ्यक्रम में जो चीज़ें रिलेटेड होंगी वो इंद्रिय प्रशिक्षण से रिलेटेड होंगी। जो ज्ञान हमारे लिए वास्तविक है एवं जो ज्ञान हमारे लिए सत्य है उसी को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यथार्थवाद पढ़ रहे हैं, जो एक चीज़ हमने यहाँ पे बताई, जो प्रयोजनवाद की मिस्टेक कर दी। ठीक है, प्रयोजनवाद में कहते हैं कि जो चीज़ उपयोगी है, ठीक है, वो हमारे लिए सत्य है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं यथार्थवाद, जो चीज़ हमको सामने दिखाई दे रही है वो हमारे लिए सत्य है। ठीक है, यथार्थवाद यही कहता है कि जो चीज़ हमारे लिए सत्य है और यह सामने है उसका हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से हम उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनका जो पाठ्यक्रम होगा, जो पाठ्यचर्या में जिन विषयों को शामिल करेंगे, तो पाठ्यचर्या में उपयोगिता तथा आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यचर्या में दैनिक जीवन में उपयोगी विषयों के सम्मिश्रण पर, या जो हमारे दैनिक जीवन में जो विषय सम्मिलित होंगे, क्योंकि जो चीज़ हमको सामने दिखाई देंगी ये तो हमारा भौतिक जगत को ये मानते हैं, भौतिक जगत में जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं वह सभी सत्य हैं। ठीक है, वह सभी सही हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हैं। ये कहते हैं कि तो भौतिक जगत को मानते हैं, तो ये प्राकृतिक विज्ञान, एवं भौतिकी, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, रक्षा विज्ञान, व्यायाम, भ्रमण, गणित, नक्षत्र विज्ञान, इतिहास, भूगोल,
आदि विषयों को, ठीक है, आदि विषयों को इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार जो इनकी पाठ्यचर्या में जो सब्जेक्ट शामिल होंगे, क्योंकि इनका अंतिम उद्देश्य मनुष्य को सुखी बनाना, वास्तविक जीवन व्यतीत करना और भौतिक जगत को मानते हैं, तो भौतिक जगत में जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही हैं उन चीज़ों का वास्तविकता के आधार पर ज्ञान हमको कैसे होगा, इंद्रियों के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, ठीक है, वही ज्ञान सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके अनुसार इनकी पाठ्यचर्या में जो चीज़ें शामिल होंगी, क्योंकि तो यहाँ पे ये यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला सभी की अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी की जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यचर्या है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसके बाद अगला आता है आपका अस्तित्ववाद, ठीक है। अस्तित्ववादी पाठ्यचर्या क्या कहती है, ठीक है। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद क्या कहता है, अस्तित्ववाद प्लस पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम। अस्तित्ववादी प्रक्रिया क्या कहती है, अस्तित्ववादी प्रक्रिया कहती है, अस्तित्ववादी विचारधारा कहती है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध करना चाहता है, वह अपने स्व का बोध करना चाहता है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कहा भी है कि जो सबसे पहले व्यक्ति अकेला होता है, एकाकी मानते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति होता है वो अकेला होता है, अकेले ही अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है। उसके लिए वो सबसे पहले तो वो एकाकी होता है, फिर वो संघर्ष करता है, फिर उसको सुख दुख मिलते हैं, अंत में वह सार पर पहुंचता है, ठीक है। ये अस्तित्ववादी प्रक्रिया कहती है कि जो व्यक्ति होता है वो अकेला होता है, एकाकी होता है, अपने स्व के बोध के लिए वो जीवन भर प्रयास करता है, तो ठीक है। तो वो पहले से कि मतलब इसमें मानवीय मान्यताओं को इम्पोर्टेंट देता है, वो मानव स्वयं जो उसके स्वयं के लिए सही है, स्वयं की दृष्टि से सही है, स्व का बोध, स्व, ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए, उसकी स्वयं की दृष्टि से जो चीज़ें सही हैं उन्हीं को मानता है, अन्यथा और अलावा किसी की बनाई हुई चीज़ों को, किसी के द्वारा निर्मित चीज़ों को कोई ना वैज्ञानिकता को मानता, किसी को भी नहीं मानता है अस्तित्ववादी विचारधारा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इनका पाठ्यचर्या होती है, जो पाठ्यक्रम होता है, छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार, योग्यता अनुसार एवं जीवन के परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है, ठीक है। जो पाठ्यचर्या पहले से नहीं होती है, जो छात्र होता है वो स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार, योग्यता के अनुसार एवं परिस्थितियों के अनुकूल, जिस समय जैसी परिस्थितियां होती हैं तो वो स्वयं उसी पाठ्यचर्या को मान लेता है, ठीक है। क्योंकि पहले से कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, हमारे लिए, हमारे स्व के लिए जो हमारा मन कहेगा हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जो भी अस्तित्ववादी विचारधारा के अनुसार जो पाठ्यचर्या का चयन छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करता है, ठीक है। यहाँ पे इस विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा ये मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल देते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा, ठीक है, विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययन, ठीक है, मानवीय अध्ययन पर अधिक बल देते हैं, ठीक है। इस अध्ययन, इसके अनुसार कि जो मानवीय अध्ययनों के माध्यम से जैसे दुख हुए, चिंता हुए, घृणा हुई, मृत्यु हुई आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका, क्योंकि ये कहते हैं व्यक्ति अकेला होता है, इसके बाद वो अपना अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए, अपने अस्तित्व को जानने के लिए वो संघर्ष करता है कि उसका अस्तित्व क्या है, ठीक है। इसके अस्तित्व के लिए वो संघर्ष करता है, इसके बाद इस संघर्ष को करते हुए उसे सुख मिलता है, दुख मिलता है, अंत में वो सार पर पहुंचता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अस्तित्ववादी विचारधारा के अनुसार ये मानवीय, ये जो वैज्ञानिक विषयों को नहीं मानते हैं और ये मानवीय अध्ययन को इम्पोर्टेंट देते हैं, मानवीय अध्ययनों को मुख्य रूप से मानते हैं और इस अध्ययनों के माध्यम से जो दुख हुई, चिंता हुई, घृणा हुई आदि का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, इसका अस्तित्ववादी विचारधारा का वो माना जाता है। तो इसमें यदि इस विषय की बात करें, विषय सब्जेक्ट कौन कौन से मानते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा कला, संगीत, साहित्य, धर्म एवं नैतिक सिद्धांत, ठीक है। नैतिक सिद्धांत, वैयक्तिक चयन, इनके हिसाब से कुछ नैतिक कुछ अनैतिक नहीं होता, जो व्यक्ति, जो हमारा स्व कहता है वही सही होता है, ठीक है, स्व का बोध,
मुख्य रूप से ये स्व का बोध, अपनी स्वयं का अस्तित्व जानने की करते हैं। ठीक है, चिंतन स्व उत्तरदायित्व विषयों को शामिल करते हैं। ठीक है, स्व उत्तरदायित्व विषयों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अंतर्गत कई क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, कि इसी से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जो मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगी, जिससे आपके जो डाउट है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।